नमस्ते बच्चों। ज्ञान केंद्र स्कूल द्वारा आयोजित ई लर्निंग कक्षा में मैं आपका स्वागत करता हूं। ये वीडियो कक्षा 10वीं हिंदी लोकवाणी के लिए है। बच्चों, पाठ का नाम है खोया हुआ आदमी और ये इस पाठ का दूसरा भाग है। इसका पहला भाग हम कर चुके हैं। इसके रचनाकार सुशांत सुप्रिय हैं। हम आगे बढ़ें। हमेशा की तरह अनुदेशों का आपको पालन करना है। ईयरफोन हेडफोन का उपयोग करें। नोटबुक पेंसिल को अपने पास रख सकते हैं और जहाँ आवश्यकता हो वहाँ पे वीडियो को पॉज कर सकते हैं। बच्चों, इसके पहले हमने पिछली कक्षा में क्या देखा था कि एक खोया हुआ आदमी है जो एक गांव में पहुंचा है और गांव में पहुंचने के बाद लोग उसे पागल समझते हैं। बच्चे और कुत्ते से पागल समझते हैं, लेकिन जो वहाँ का एक भला आदमी है उसके सोचता है कि ये पागल जैसा है नहीं, क्योंकि इसमें गरिमा के भाव दिखते हैं। तो वो उसका नाम खोया हुआ आदमी रख देता है। शक्ल सूरत से अच्छे घर से दिखने वाला व्यक्ति अपने बारे में सब कुछ भूल चुका है, इसलिए उसका नाम गांव वालों ने खोया हुआ आदमी रख दिया है। लेकिन इसके आने के बाद गांव में एक अलग तरीके का परिवर्तन आ गया है। सब कुछ सुंदर सा हो गया है। जैसे ये गीत इतना अच्छा गाता है कि बच्चों बड़े बुजुर्गों से लेकर जानवर तक इसके मधुर गीत में खो जाते हैं। और तो और उसी गांव के एक बुढ़िया को एक सपना आता है कि बचपन में जो उसका बेटा खो गया था, तो ये बेटा और कोई नहीं, यही खोया हुआ आदमी है। खोया हुआ आदमी भी उसे अपनी माँ मान लेता है और उसकी भरपूर सेवा करता है। कहने का मतलब अपने अच्छे गुणों, सद्व्यवहार और अच्छे कार्यों से ये सभी लोगों का दिल जीत लेता है। इसी तरह से गांव में जाति के नाम पे, धर्म के नाम पे भेदभाव चलते हैं। दलितों के साथ बुरा व्यवहार किया जाता है। लेकिन ये खोया हुआ आदमी उन दलितों से दोस्ती करता है, उन मुसलमान भाइयों से दोस्ती करता है जिनके अपने अलग घर थे, जिनसे लोग मेल जोल बढ़ाना उचित नहीं समझते थे। इसके आने से ये फ़र्क हो गया कि अब दलितों का शोषण बंद हो गया, भाईचारा बढ़ गया। हिंदू मुसलमान मिलजुल कर होली दिवाली मनाने लगे। सांप्रदायिकता, जातिवाद दूर करने में इस आदमी ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। हमने यहाँ तक पढ़ा था बच्चों। अब इसके आगे हम आगे समझेंगे कि खोया हुआ आदमी ने और आगे क्या काम किया। बच्चों, एक बात और है कि इसके पहले कि मैं आगे बढ़ूँ, इसी संबंध में एक बात कहना चाहता हूँ कि क्या जाति पाति के नाम पर मनुष्य मनुष्य के बीच भेदभाव उचित है? ये स्वमत भी है। आप लोगों को प्रश्न में इस तरह के प्रश्न, परीक्षा में इस तरह के प्रश्न आ सकते हैं। अगर मैं कहूँ कि जन्म से सभी मनुष्य समान होते हैं, सबका एक जैसा आकार प्रकार है, मस्तिष्क है, रक्त है, खून है, पर कुछ ही समय के बाद लोगों पर अलग अलग जातियों और धर्मों का ठप्पा लग जाता है। फिर शुरू होता है मनुष्य मनुष्य में भेदभाव और शोषण का क्रम। एक जाति वाले दूसरी जाति वालों को, एक धर्म मानने वाले लोग दूसरे धर्म को मानने वालों को हीन या नीच समझने लगते हैं और अपने आप को उनसे श्रेष्ठ मानते हैं। इस विचारधारा से प्रभावित होकर एक वर्ग दूसरे वर्ग का शोषण और उन पर अत्याचार करता है। क्या ये प्रवृत्ति उचित है? नहीं। हमें ये बात समझनी चाहिए कि प्रत्येक व्यक्ति में स्वाभिमान होता है। लोगों के साथ भेदभाव या उन पर अत्याचार करने से उनकी भी भावनाएं आहत होती हैं। हमें एक दूसरे से मिलकर रहना चाहिए, एक दूसरे के साथ सहयोग की भावना रखनी चाहिए, एक दूसरे के विकास और सुख सुविधा के लिए प्रयास करना चाहिए। जाति पाति और भेदभाव की भावना दिल से निकालकर मनुष्य को केवल मनुष्य समझकर सबके साथ अच्छा व्यवहार करना चाहिए। कैसा होता है? और अगर नहीं तो क्यों नहीं? इस खोए हुए आदमी ने इसी दिशा में प्रयास किया। उस गांव को सुधारने में इसका सबसे बड़ा योगदान था। गांव सुधर रहा था। जाति पाति धर्म के नाम पे भेदभाव तो मिट गया था, लेकिन अभी भी एक भेदभाव जो बरसों से चला आ रहा है, सदियों से चला आ रहा है, वो है पुरुष और स्त्रियों का भेदभाव। पुरुष न जाने क्यों अपने आप को स्त्रियों से बड़ा समझने लगा है। उसे यह अहंकार हो गया है कि उसका वर्चस्व इस पृथ्वी पर ज़्यादा है। जिस स्त्री के गर्भ से वो जन्म लेता है, उसी स्त्री को नीचा दिखाने में वो पीछे नहीं रहता। इस खोए हुए आदमी ने स्त्रियों को उनके अधिकारों के बारे में जागरूक किया, उनके कर्तव्यों की याद दिलाई और समाज को, गांव को ये बताया कि स्त्री और पुरुष गाड़ी के उन दो पहियों के तरह होते हैं जिसके बिना जीवन की गाड़ी चल ही नहीं सकती। देखते हैं क्या हुआ आगे। उसके आने से गांव में एक बदलाव आया। पहले गांव में स्त्रियों की दशा ठीक नहीं थी।
जैसा कि पूरे देश में हमारे कई गांव में आज भी 21वीं सदी चल रही है, लेकिन आज भी स्त्रियों को दूसरे दर्जे का महत्व दिया जाता है। पहले गांव में स्त्रियों की दशा ठीक नहीं थी। खोए हुए आदमी ने स्त्रियों को अपने अधिकारों के लिए लड़ना सिखाया। गांव के सभी स्त्रियों पुरुषों की ज्यादतियों के खिलाफ एकजुट हो गई। अब जब गांव की स्त्रियों में जागरूकता आई तो वो भी एकजुट हो गई। खोए हुए आदमी के समझाने का असर भी हुआ। धीरे धीरे स्त्रियों के विरुद्ध अत्याचार समाप्त हो गए। उन्हें भी सम्मान मिलने लगा और वे भी बड़ों की बातों को महत्व देने लगी। खोए हुए आदमी की अच्छाई और उसके गुणों ने सबका दिल जीत लिया बच्चों। इतना कि सब उसकी बात मानने लगे। सब लोगों को पता चलने लगा क्या सही है क्या गलत है। इस गांव से करीबी कस्बे की दूरी 3 दिन की थी। गांव में खेती की ज़मीन तो थी, पर कभी अच्छा बीज नहीं मिलता तो कभी खाद नहीं मिलती। खोए हुए आदमी ने गांव वालों को प्रेरित किया कि गांव में ही अच्छे बीज और जैविक खाद की दुकान खोल लें। वह खुद लोगों के खेत में मेहनत करता, खेतीबाड़ी में उनकी मदद करता। गांव वाले भी खूब परिश्रम करते। उसकी मदद गांव वालों के लिए खुशहाली ले आई। गांव का तालाब मछलियों से भर गया। गांव के पेड़ फलों से लद गए और खेतों में फसलें लहलहाने लगी। मौसम अच्छा बना रहा। गांव वालों ने इस सब का श्रेय खोए हुए आदमी को दिया। सबकी अच्छाइयों का एकीकृत रूप ये हुआ बच्चों कि गांव का माहौल बदल गया। गांव अब पहले जैसे नहीं थे। गांव पहले से नहीं रह गया था। यहाँ पे खुशहाली हो गई थी। क्यों? क्योंकि सारे के सारे गांव वाले अब मेहनत करने लगे थे। इस आदमी की देखा देखी उनके अंदर भी अच्छाइयाँ आ गई थी। और जैसे प्रकृति ने भी उनकी अच्छाइयों का प्रसाद दिया उनको कि मौसम भी सुहाना रहने लगा, अच्छी बारिश होने लगी, खेतों में फसलें लहलाने लगी, तालाब मछलियों से भर गया। और लेकिन इस सब का क्रेडिट, इस सब का श्रेय गाँव वालों ने उस व्यक्ति को दिया। उन्हें लगा जैसे उसकी उपस्थिति में बरकत थी। धीरे धीरे पूरे गांव में लोकप्रिय हो गया। पूरे गांव में नहीं, इलाके में लोकप्रिय हो गया। पड़ोस के अन्य गांवों के लोग भी उसके प्रशंसक बन गए। बच्चों, मैंने साथ में ही कठिन शब्दों के अर्थ दिए हैं, इसे आप अपनी नोटबुक में उद्धृत कर सकते हैं। शुरू शुरू में लोग उसे प्रश्नवाचक निगाहों से देखते थे, पर खोए हुए आदमी का चेहरा इतना विश्वसनीय और उसका व्यवहार इतना सरल और सहज था कि धीरे धीरे उसके आलोचक भी उसके प्रशंसकों में बदल गए। देखो बच्चों, जब कोई व्यक्ति बदलाव लाता है या अच्छी बातें या कुछ भी बातें करता है तो लोग पहले उसे शक की निगाह से देखते हैं। लोग पहले उसे जांचना परखना चाहते हैं कि ये जो कुछ कह रहा है क्या इसमें इसका स्वार्थ है। ऐसे जब अपनी कसौटी पे लोग उसे कस लेते हैं और उस परीक्षा में सामने वाला पास हो जाता है, उत्तीर्ण हो जाता है, उसके बाद ही लोगों का भरोसा उस पर बनता है। ऐसे ही इस व्यक्ति के साथ भी हुआ। लोगों ने एकदम अंधविश्वास में अंधभक्त होकर इसे नहीं देखा, बल्कि इसे जांचा परखा। उसके बाद जब उसका व्यवहार इतना सरल सहज था तो धीरे धीरे उसके आलोचक यानी उसको क्रिटिसाइज करने वाले भी उसके प्रशंसकों में बदल गए। लोगों को लगता कि उसके पास कोई जादुई शक्ति है जिससे वह आसानी से समस्याओं के हल ढूंढ लेता है। हालांकि खोए हुए आदमी ने हमेशा इस बात का खंडन किया। वह हर सफलता को गांव वालों के कठिन परिश्रम का परिणाम बताता था। यानी खोया हुआ आदमी नहीं चाहता था कि लोग उसे क्रेडिट दें। वो गांव वालों में विश्वास दिलाता था कि ये सब आप सबकी मिलीजुली एकजुटता की भावना और एक साथ किए गए प्रयास का फल है। खंडन किसी बात को गलत बताना। वह लोगों से कहता, आप सबके पास भी वही शक्तियां हैं, खुद को पहचानो, अपनी ऊर्जा को रचनात्मक और सकारात्मक कामों में लगाओ। जी बच्चों, ये बहुत बड़ी बात है। हम सब के अंदर उस परमात्मा के अंश हैं और हम जो उनके अंश हैं, हमारी शक्ति भी उनकी शक्तियों के बराबर है। समस्या ये है कि हम अपनी ऊर्जा का सही इस्तेमाल नहीं करते। हम छोटी छोटी बातों पे, छोटे छोटे झगड़ों पे, यहाँ वहाँ हमारा ध्यान भटकता रहता है। हम अपने काम पर ध्यान नहीं देते, जिसकी वजह से हम भटक जाते हैं और हम सफल नहीं हो पाते। अगर हम रचनात्मक हों, सकारात्मक हों, सबको जोड़ें, सबके साथ रहें तो हमें सफलता ज़रूर मिलेगी। खोए हुए आदमी ने यही कहा, जोड़ो और जोड़ो। इस तरह खोए हुए आदमी ने इलाके के लोगों में नया विश्वास भर दिया। लोगों में नया जोश, नया उत्साह आ गया। पर अंत में वह दिन भी आ पहुंचा। एक रात मौसम बेहद खराब हो गया। बादलों की भीषण गड़गड़ाहट के साथ आकाश में बिजली कड़कने लगी। तभी कई सूर्यों के चौंधिया देने वाले प्रकाश ने रात में दिन का भ्रम उत्पन्न कर दिया। यानी मौसम में अचानक परिवर्तन हो गया, सब कुछ उथल पुथल।
फिर वज्रपात जैसी भयानक गड़गड़ाहट के साथ गांव में कहीं बिजली गिरी। लोग अपनी सांसों की धुक-धुकी के बीच अपने अपने घरों में दुबके हुए थे। सारी रात मौसम बौराया रहा। लोगों का कहना है कि उस रात गंधक की तेज गंध पूरे गांव में फैल गई और मकानों, खिड़की, दरवाजों की झिरियों में घुसकर सभी घरों में समा गई। गंधक एक तेज गंध वाला खनिज पदार्थ जो दवा, बारूद आदि बनाने में काम आता है, सल्फर, सभी घरों में समा गई। बाद में पता चला कि यह शहर के कारखानों से गैस रिसाव एवं विस्फोट का दुष्परिणाम था। हमारे शहरों में या कई जगहों पर ऐसे कारखाने हैं जिनमें कई प्रकार के केमिकल का इस्तेमाल किया जाता है। बच्चों, कई बार ये केमिकल बहुत भयंकर होते हैं। एक बार ऐसे ही आपको पता होगा, अतिरिक्त जानकारी के रूप में आपको बताना चाहूँगा कि भारत के मध्य प्रदेश राज्य के भोपाल शहर में 1984 में भी ऐसी भयानक औद्योगिक दुर्घटना हुई थी। इसे आज हम भोपाल गैस कांड या भोपाल गैस त्रासदी के नाम से जानते हैं। भोपाल में यूनियन कार्बाइड नामक कंपनी के कारखाने से एक जहरीली गैस का रिसाव हुआ था। अनुमानतः कहा जाता है कि 15,000 से ज़्यादा लोगों की जान गई और बहुत सारे लोग अनेक तरह की शारीरिक अपंगता से लेकर अंधेपन के शिकार हुए। भोपाल गैस कांड में मिथाइल आइसोसाइनाइट नामक जहरीली गैस का रिसाव हुआ था, जिसका उपयोग कीटनाशक बनाने के लिए किया जाता है। इसलिए बच्चों, इस तरह की जो खतरनाक केमिकल्स हैं, जब उनका इस्तेमाल कारखानों में किया जाता है तो बहुत सारे प्रिकॉशंस लेने पड़ते हैं। अगर नहीं लिए गए तो ये पूरे शहर, पूरे गांव वालों के लिए खतरा बन जाते हैं। इस गांव में भी ऐसे ही कुछ हुआ। शहर के कारखानों में रिसाव हुआ, उसका असर गांव तक आया। सुबह जब मौसम साफ हुआ तब गांव वालों ने पाया कि वह खोया हुआ आदमी अब उनके बीच नहीं था। अचानक ये क्या हुआ? आदमी गायब। वो गायब हो चुका था। गांव वालों ने उसे बहुत ढूंढा पर उसे कोई पता नहीं चला। न जाने उसे ज़मीन निगल गई या आसमान खा गया। उसकी तलाश में आसपास के गाँव में गए सभी लोग खाली हाथ लौट आए। गाँव की गलियाँ उसके बिना सूनी लगने लगीं। पशु पक्षी उदास हो गए। गाँव के बच्चे उसके बिना बेचैन लगे। गाँव के कुत्तों की आंखों में भी आंसू थे। अब सब उसे याद कर रहे थे, लेकिन वो कहाँ चला गया था। दुखी गांव वालों ने खोए हुए आदमी की याद में एक मूर्ति बनाकर गांव के बीचों बीच स्थापित कर दी। बच्चों, जिनको हम भूलना नहीं चाहते, जिनके कार्यों को हम सदा याद करते हैं, उनकी हम पूजा भी करते हैं। गांव वालों ने भी उनकी याद में एक मूर्ति बना ली। पंचायत की सभी बैठकें अब इस मूर्ति के पास होती थी। गाँव वालों ने प्रण ले लिया कि वे उस खोए हुए आदमी के दिखाए मार्ग पर चलेंगे। आप भी यदि आप उस गाँव में जाएँ आज भी, तो आपको उस खोए हुए आदमी की वहाँ मूर्ति स्थापित दिखाई देगी। लेकिन आपको असली बात तो मैं बताना भूल ही गया। लेखक कह रहे हैं, खोए हुए आदमी के गायब होने के कुछ समय बाद जब जनगणना अधिकारी जनगणना के लिए यानी सेंसस ऑफिसर्स काउंटिंग के लिए, सेंसस के लिए गांव में पहुंचे तो किसी को भी ना तो अपनी जाति याद थी और ना अपना धर्म याद था। कितनी कमाल की बात है बच्चों कि सब अपनी जाति, पाति, धर्म को भूल चुके थे। उस खोए हुए आदमी ने गांव वालों को उनके धर्म और जाति भुलवा दी थी। धर्म और जाति के बारे में उनकी स्मृतियां उस खोए हुए आदमी के साथ ही जैसे सदा के लिए खो चुकी थी। काश अपने गांव शहर में हमें भी ऐसा खोया हुआ आदमी मिल जाता जो हमारे धर्म, हमारी जाति या फिर आपस में हमारे बीच भेदभाव बढ़ाने वाले कारणों को हमसे दूर कर देता। क्या हम खुद से ये नहीं कर सकते? क्या हम इंसानों की तरह नहीं जी सकते? मानवता से इस धरती को स्वर्ग नहीं बना सकते? यही इस पाठ का उद्देश्य है। इस कहानी का उद्देश्य है जो सुशांत सुप्रिय जी ने लिखा है। जाति पाति, ऊंच नीच, धर्मांधता, अज्ञानता, शोषण, भेदभाव की भावना, इन सभी की वजह से आज हमारा समुचित विकास नहीं होता। हमें इन्हीं चीज़ों से छुटकारा पाना है ताकि धार्मिक कट्टरता, जाति पाति की भेदभाव दूर हो जाएं और हम सब मिलजुल कर रह सकें। तो इस तरह से बच्चों, हमारा ये बेहतरीन पाठ खोया हुआ आदमी आज समाप्त होता है। आपको कैसा लगा बताइएगा, और कोई बात अगर समझ में ना आई तो आप मुझे सीधे पूछ सकते हैं। अगली कक्षा में बच्चों हम इससे संबंधित प्रश्नोत्तरी को हल करेंगे और उस पर चर्चा विमर्श करके उनके लिखने के तौर तरीक़ों पर ध्यान केंद्रित करेंगे। तब तक के लिए बच्चों शुक्रिया, ध्यान रखिए और जाति पाति, धर्म, आप भी खोए हुए आदमी की तरह हो जाइए। भूल जाइए उन बुरी बातों को जो हमारे बीच में भेदभाव बढ़ाती है, ताकि हम सब एक हो सकें। सुरक्षित रहिए, घर पर रहिए और अपना ध्यान रखिए। धन्यवाद।